6.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। टू डाइस आर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब वही फेंकी गई हैं, ठीक है। इवन इज़ अ इवेंट दैट सिक्स अपीयर्स ऑन एट। पहले तो हम डाइस फेंक के उसका बना लेते हैं, ठीक है। जब डाइस फेंकी जाती है ना, तो क्या क्या हो सकता है, यानी लूडो पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो जब इकट्ठा करेंगे तो ठीक है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 3 4 5 6, ऐसे ही 2 के साथ 3 5, और ऐसे ही 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, और 6 के साथ 4 5 और 6। यानी ये हमारा क्या है, सैंपल है, ठीक है। ये हमारा सैंपल है। और अगर हम एन ऑफ एस निकालें, इनको काउंट करें ना, तो ये 36 बनेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि E1 एक इवेंट है कि 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट, एट लीस्ट लिखना था, चले लास्ट लिख दिया, एट 6 अपीयर्स ऑन एट लास्ट 1 डाई, कम से कम एक पर 6 आए। E2 क्या है, 5 अपीयर ऑन एग्जैक्टली 1, सिर्फ एक पे ही आए 5, ज़्यादा पे नहीं आए। और E3 3 इवेंट है, यानी कि सेम नंबर ऑफ अपीयर्स ऑन बोर्ड डाई, ठीक है। तो पहले इवेंट बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि नीचे क्या कह रहा है। E1 इवेंट क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट 1 डाई, यानी एक डाई पे कम से कम 6 आ जाए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 6 है, 2 6 3 6 4 6 5 6, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाली पूरी लाइन है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। अभी इनको काउंट कर लें। एन ऑफ E1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके हो गया जी। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये आपको याद ही है, ऊपर हम इवेंट की तादाद लिखते होते हैं और नीचे टोटल सैंपल की। तो E1 की ये 11 है और टोटल सैंपल है 36, ठीक है। ऐसे ही E2 इवेंट है, उसमें क्या कहा गया है, 5 अपीयर्स ऑन एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1, सिर्फ एक पे 5 आए, ठीक है। तो 1 5 2 5, ठीक है ना। इधर 1 5 2 5 3 5 4 5, और ये 5 वाली पूरी लाइन 3 5 4 5, और फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इनकी तादाद काउंट कर लें। NE2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो N ऑफ E2
बट एन ऑफ एस 10/36 आ जाएगा। और फिर एन E3 इवेंट क्या है? सेम नंबर ऑफ ईयर्स, सेम नंबर ऑफ ईयर्स, सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और फिर 6 6। एन ऑफ E3 निकालने, इनकी तादाद 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, एन ऑफ E3 ओवर एन ऑफ एस, तो 6/36। ठीक है, अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। ये हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। उसने पूछा है E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये कंडीशन होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 तो हमने निकाल ली हुई है। अब इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये देखें, ये हमारे पास E1 और E2 का बना हुआ सैंपल। इसमें से देखें जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 1 6 तो नहीं है, 2 6 भी नहीं, इसमें तो कोई, ये 5 6 है कॉमन। फाइव सिक्स 6 5 भी आना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पूरी है, तो कैसे? 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5। कौन सा पेयर है? ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर। 5 5 नहीं आना था। ठीक है, 5 6 और 6 5, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 कहा गया था ना, एक पे आए, दोनों पे नहीं आना चाहिए। सॉरी, ये आपने सही कर लेना। अब दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 6 5 और 5 6 आ रहा है, तो इनकी तादाद n कितनी है इंटरसेक्शन E1 E2 की? ये 2 हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें अगर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो वो आ जाएगा n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ओवर n ऑफ s। नीचे हमेशा यही आता है। तो ये 2 है ओवर टोटल 36 है। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखूँ तो इधर तो आएगा 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये देखें 11/36 और ये 10/36। 11/36 मल्टीप्लाई 10/36, 2/36 ये आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 110 और नीचे करें तो 36 का स्केल लगा लो। चलें, जो भी आएगा, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था पहला पार्ट जिसमें हमने यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकालना था। पहले E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर E1 E2 के लिए हमने देखा कि उन दोनों में क्या कॉमन है, तो बस ये 2 कॉमन आ रहे थे। इसकी प्रोबेबिलिटी लेके ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि ये यानी E1 E2 का अगर, तो उसकी जो इंटरसेक्शन है यानी जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के। तो ये बराबर नहीं आई, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, कहता है आर E2 एंड E3 भी इंडिपेंडेंट्स हैं कि नहीं। अब E2 और E3 में देखते हैं। अब ये है E2 और ये है E3। अब दोनों में ये तो वो हैं जो बिल्कुल सेम वाले हैं, तो इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो E1 E2 इंटरसेक्शन E3, इन दोनों में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3, फार्मूला क्या होता है, n ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 ओवर n ऑफ S। तो ये आ जाएगा 0/36, क्योंकि टोटल सैंपल तो हमारा 36 है ना, ये वाला। अब इसका फार्मूला लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, डॉट का मतलब ज़रब होता है, डॉट E3। ये तो 0/36 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 10/36 और E3 जो है वो है 6/36। तो ऊपर तो 60 आएगा, ओवर 36 का स्क्वायर काट लो या ज़रब करके देख लें क्या आता है। तो ये बराबर नहीं आए तो क्या कहेंगे, E2 एंड E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। ठीक है जी। और अब इसका लास्ट पार्ट, थर्ड वाला, आर E3 एंड E1 आर इंडिपेंडेंट। अब E3 और E1 में हमने क्या देखना है, कुछ कॉमन है या नहीं। तो E3 और तो ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि वो तो E3 में तो डबल डबल वाले हैं, तो ये 6 जो है ना वो उसमें मौजूद है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 6 और 6। ठीक है, तो इसकी तादाद कितनी है, n ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1, यानी इनकी तादाद कितनी है, ये एक ही दफ़ा आया हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1। तो फार्मूला क्या होता है, n ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 ओवर n ऑफ S। तो ये 1/36 आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेते हैं इसका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इन इंटरसेक्शन E1 बराबर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट या मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये आया है 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है हमारे पास, 6/36, और E1 क्या है, 11/36। तो ऊपर आ जाएगा 66 और नीचे आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई करने से। तो ये फिर बराबर नहीं आए, यानी तीनों ही बराबर नहीं आए। ठीक है, तो तीनों का आप क्या लिखोगे, इसका भी ये आएगा E3 एंड E1 आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसका सैंपल बना लिया, 2 डाई थ्रोन का कहा गया था, n ऑफ S 36, इनको काउंट कर लेना। उसके बाद उसने कहा E1 इवेंट है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट, एक डाई पे कम से कम 6 आए, तो वो ये सारी थी, 11 बनी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उस सैंपल की तादाद बटा टोटल सैंपल की तादाद। फिर E2 उसने कहा कि 5 अपीयर होना चाहिए, ऐसे E3 और फिर बाद में इंटरसेक्शन ले लेना इनका। इंटरसेक्शन जब E1 E2 का लेंगे तो इन दोनों के सैंपल में से देखेंगे जो सेम पेयर आया होगा ना, उसको काउंट करके उसको लेना होता है। और इस तरह ये क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा।
अब है जी क्वेश्चन नंबर 4। फॉर 2 रोल्स ऑफ बैलेंस्ड डाई, एक डाई को हमने 2 दफ़ा रोल करना है। प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले 5 आए यानी पहली दफ़ा में, और दूसरी दफ़ा में लेस देन 4 आए। तो करते हैं। क्वेश्चन 4 6.3 आई कॉम 2। तो जब हम डाई रोल करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस कितने हैं, 6 हैं। तो पहला इवेंट क्या है, लेट ए क्या है, 5 अपीयर्स, 5 आ जाए। तो 5 कितनी दफ़ा मौजूद है सैंपल में, एक ही दफ़ा है, यानी एन ऑफ ए क्या है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो 1/6। ठीक है। इसी तरह लेट बी जो है वो क्या है, लेस देन 4, 4 से छोटा क्या हो सकता है, 1 2 3। तो एन ऑफ बी यानी इनकी तादाद कितनी है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, तो ये 3/6 आ जाएगा। अब दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए 1/6 है और बी 3/6 है, तो 3/36। कटिंग करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने हल कर लिया, जिसमें एक डाई को 2 दफ़ा फेंकने के लिए कहा गया था। डाई एक ही थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 5 अपीयर हो और दूसरी थी 6 अपीयर। दोनों इवेंट्स ले लेने, उनका इंटरसेक्शन लेके उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। इफ़ यू आर ऑनलाइन, प्लीज़ like the video if you understand the question, and comment in the comment section that is right, wrong, your method, anything you can write. Okay, Allah Hafiz.